किसे कहते हैं? अब मैं नाम बोलूं या आप खुद बताओ? मैं आए। ओके हरलीन, यस से यस मैम। हरलीन, छंद किस, सिर्फ आपने बताना है अक्षर, छंद मैम किसे अक्षर, कहते हैं? अक्षरों की संख्या या हम्म, क्रम की मात्रा, गणना और हम्म, यति गति से संबंधित जितने भी नियम हमारी कविता में लागू होते हैं और जिससे हम्म, कविता बनती है उसे छंद कहते हैं। जिस हम्म, प्रकार हम अपने बदन को ढकने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपने कविता को हम्म, सजाने के लिए छंद का इस्तेमाल करते हैं। यस। तो मात्राओं, अक्षरों, यति, गति आदि के मिलने से नियम के अनुसार बनी हुई रचना को छंद कहा जाता है। तो प्रत्येक छंद के निर्माण में किन चार बातों का ध्यान रखा जाता है? किन बातों का ध्यान रखा जाता है? ये खुशी आप बताएंगे? यस मैम। मैम प्रत्येक हेलो, छंद के खुशी आपको मेरी आवाज सुन? हाँ जी, हाँ आप। यस मैम, प्रत्येक छंद में नियमों का हाँ, पालन किया जाता है। इसमें हम चरण, अक्षर, हाँ, मात्रा, अ, ओके। यति। यानी कितने, प्रत्येक छंद में कितने चरण होने चाहिए? मैम 4 चरण होने कितने चरण चाहिए। होते हैं? हाँ, चार। 4 चरण होते हैं। और किसका ध्यान रखा जाता है? मैम इसमें वर्णों का, मैम फिर वर्णों का, चरण का, हाँ, मात्राओं अक्षर का, का, मात्रा का, यति, यति गति, इन गति सब का। का। ओके ओके ओके। तो यति किसे कहते हैं? रक्षिता आप बताओ, यति किसे कहते हैं? मैम विराम या विश्राम। हाँ, जहां हम पढ़ते हैं वहां जब हम रुक जाते हैं उसको यति कहा जाता है। तो जब हम 4 चरण लिखते हैं, पहले चरण को पढ़ने के बाद जहां हम रुकते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, मीठी वाणी बोलिए। अब हम यहाँ बोलिए, यहाँ पर रुक गए, यहाँ तक हो गया पहला चरण। उसके बाद होता था मन का आपा खोए, यहाँ पर हो गया दूसरा चरण। फिर औरन को शीतल करे, यहाँ तीसरा चरण। और आपहु शीतल होए। तो इस तरह से प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। यति, गति आदि का, तुक आदि का ध्यान रखा जाता है। अब इनको गिनने के लिए हमें मात्राओं की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया था मात्राओं के लिए 2 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो पहले चिन्ह को क्या कहते हैं? कौन कौन से 2 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? यस, कोई भी बता मैम सकता है? मैम लघु स्वर, हाँ, मैम और मैम लघु दीर्घ गुरु स्वर। स्वर। और, लघु स्वर। यस, स्वर। लघु और गुरु। तो गुरु का जब चिन्ह लगाया जाता है तो चिन्ह कैसा होता है? कैसा लिखते हैं मैम उसको उल्टा हम? एस। एस। हाँ, उल्टा एस बना दिया जाता है, वो होता है गुरु का। इसकी गिनती 2 अंकों में की जाती है। और जो लघु होता है वो सीधी पाई खिंची होती है, ऊपर सीधा लाइन सी होती है थोड़ी, उसे लघु कहा जाता है। और उसकी गिनती जो है वो 1 के रूप में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया था। अब हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें जो जो छंद आते हैं, इनमें हमें सबसे पहले जो है हमें, और छंद 2 प्रकार के होते हैं, यानी मैंने आपको बताया था मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो अब हम करेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है दोहा छंद। सबसे पहले हम करेंगे मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है दोहा छंद। अब दोहा छंद की परिभाषा, बिटवीन। जी आवाज कट रही है, एक मिनट। अब आ रही है ठीक? हेलो, अब भी नहीं आ रही है? एक मिनट जस्ट, अब आई? हेलो, 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 खुशी आपको हमारी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। मैम आ रही है, ओके, लेकिन बीच बीच में थोड़ी क्रैक बेटा कर वो रही है। फिर अब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, ये नेट प्रॉब्लम के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहला है दोहा छंद। ये एक सममात्रिक छंद है, यानी हम अगर अर्ध सममात्रिक ना भी बोलो तो हम लिख सकते हैं दोहा एक मात्रिक छंद है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसके प्रथम और तीसरे, यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में
11-11 मात्राएं होती हैं। अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ आपको जिस पर मात्राएं लगी होंगी। यानी एग्जाम में आपको क्या आएगा, एक दोहा लेकर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये मीठी वाणी बोली आपको दिया हुआ था ना, तो ये भी एक दोहा है। ये आपको ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये 4 लाइनें आपको आएंगी और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा छंद है। तो हमने कैसे करना है इस छंद को, हमने इसके ऊपर मात्राएं लगानी है, एक एक शब्द के ऊपर मात्रा लगाएंगे, फिर उनको काउंट करेंगे। जब अगर दोहे की परिभाषा के अनुसार यानी पहले सॉरी और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब हम देखेंगे इसके पहले, अब जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, मेरी भव बाधा हरो, यहाँ हम रुक गए, यहाँ पर पहला चरण है। अब इसके ऊपर मात्राएं लगाई हुई हैं, मेरी भव बाधा, तो मेरी पर 2 2 2 4, भव बाधा, भव पर एक और एक इसलिए लगाई गई है क्योंकि इस पर कोई भी मात्रा नहीं है। उसके बाद बाधा हरो, इन पर एक, दोनों पर गुरु लगा है, फिर लघु लगा है और गुरु लगा है। अब पहले चरण को अगर हम काउंट करेंगे तो देखें कितनी मात्राएं आती हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब डेफिनेशन के अनुसार क्या है, पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम दूसरे चरण को देखेंगे। दूसरा चरण यहाँ से शुरू होता है, राधा नागर सोए, यहाँ तक हमने मात्राएं लगानी है और देखना है कि ये कितनी मात्राएं आई। जैसे मैंने लगाई हुई है यहाँ पर, राधा नागर सोए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11। तो इस तरह इसकी डेफिनेशन के अनुसार पहले और दूसरे चरण में, पहले में 13 मात्रा होती हैं, दूसरे में 11 मात्राएं होती हैं। अब हमने देखना है तीसरे चरण में भी 13 होनी चाहिए क्योंकि पहले और तीसरे में 13 होती है। अब हम तीसरा चरण देखेंगे, जा तन की झाई परे, यहाँ तक है तीसरा चरण। तो जा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये हो गई 13 मात्राएं। उसके बाद है श्याम हरित दुत होए। अब आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ शा के ऊपर मात्रा नहीं लगी हुई है, तो नियम के अनुसार जो आधा शब्द होता है उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। इसके आगे वाला जो शब्द अगर वो गुरु होता है तो गुरु का चिन्ह लगा दिया जाता है, अगर वो लघु होता है तो वो लघु ही रहता है। यानी आधे अक्षर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। इसीलिए शाम में शा की कोई मात्रा नहीं है, याम की मात्रा है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यह इस तरह से पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरह से ये दोहा है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसके साथ साथ इसके दूसरे और चौथे चरण के जो अंतिम वर्ड हैं वो गुरु और लघु होते हैं। यानी पहले गुरु होता है और फिर लघु होता है। जैसे सोए में भी गुरु और लघु है, होए में भी गुरु और लघु। समझ में आया आपको दोहा क्या होता है? हेलो मैम, हाँ जी बोलो। अगर ऊ की मात्रा होगी तो तब क्या होगा किसमें? मैम जैसे यहाँ पे है ना धूती। हाँ ठीक, वेरी गुड। देखो जो भी छोटी मात्रा होती है, आप साधारण शब्दों में समझो, छोटी का मतलब छोटी ई की मात्रा, तो उसके लिए लघु लगता है, और जब बड़े ऊ की मात्रा होगी उसके लिए गुरु लगेगा। जैसे यहाँ पर दुति लिखा है ना, अगर इसमें लिखा होता दूती
तो गुरु की मात्रा लगती है। छोटे ऊ के लिए एक मात्रा होती है, बड़े ऊ के लिए दो मात्राएं होती हैं। छोटी ई के लिए भी एक होती है, बड़ी ई के लिए दो होती है। समझ में आया? यानी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मात्राएं जो होती हैं वो सब एक में आती हैं, और जो दीर्घ स्वर की मात्रा होती है वो गुरु में आती है। अब समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, अब देखो सेकंड वाला इसका उदाहरण देखो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखो जो आपने पूछा था ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट वन में देखो, रहीमन पानी राखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो देखो जब हम इसमें मात्राएं लगाते हैं ना, हमें साथ में पढ़ना भी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक ही मात्रा है, राखिए, राखिए बड़ी एक ही मात्रा में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर गुरु है। अगर हम इसे राखिए छोटी मात्रा के रूप में लेंगे तब ये लघु हो जाएगा। और एक बात और भी ध्यान में रखना, कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि जैसे जैसे विकास होता है भाषा में भी परिवर्तन होते रहते हैं, तो कुछ शब्द कहीं कहीं पर, ज्यादा नहीं मैं कहूंगी, कंफ्यूज मत होना इस बात पर, कहीं कहीं पर जैसे दोहा में हम कुछ और ढंग से बोलते हैं, उस समय के कवि ने कुछ और ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन हमने मात्रा अपने बोलने के ढंग से नहीं लगानी है। जो उसने किया है हम ये मत सोचना कि उन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि कबीर दास जी ने कहीं कहीं गुर शब्द को ना, जहां हम रा के आगे ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं ना, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं पर गुर लिखा है खाली, यानी खाली रा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि वो गलती से हो गया या मिसप्रिंट है, नहीं, कवि ने लिखा ही वैसे है। हमने मात्रा उसी हिसाब से लगानी है जिस हिसाब से कवि ने लिखा होगा। इसी तरह है बिन पानी सब सून, बिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो ऊ की मात्रा यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है ना, सून, इसलिए यहाँ पर गुरु का चिन्ह लगाया जाएगा। पानी गए न उबरे, अब इसमें भी पानी 2 तो 4 5, गए बड़ी एक की मात्रा है, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, ठीक है। उसके बाद है मोती मानुष चून, मोती 2 4 6 7 8 9 10 और 11, और इसके दो तीसरे और चौथे पद के दोनों शब्द जो है वो गुरु और लघु है, इसलिए ये दोहा छंद है। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, does this mean that हमें हाँ जी बोलो, बोलो बेटा। मैम इसका मतलब ये हमें छोटे, जैसे रहीमन में छोटी मात्रा थी तो हमें उसे हमें लघु में लगाना है। हाँ यस, देखो जहां पर छोटी ई की मात्रा होगी वहां लघु आएगा, जहां बड़ी ई की मात्रा होगी, जैसे पानी ना पे बड़ी ई लगी है इसलिए गुरु है, रहीमन हा पे छोटी ई की मात्रा है इसलिए यहाँ पर लघु है। इसी तरह से सून में बड़ा ऊ है, और मानुष में ना पर छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए ये लघु है। अब समझ में आया? हाँ जी बोलो। मैम जैसे हमारे पास वर्ड है अनपढ़, तो मैम इसका फर्स्ट वर्ड अ है, तो मैम इसके साथ दीर्घ मात्रा नहीं है ना, ये अ है तो ये लघु लगेगा। तो मैम इसकी थर्ड वर्ड में राखिए में लास्ट जो ए है मैम, इस हाँ? पे दीर्घ लगाया हुआ है, लेकिन बेटे ये बड़ी ए की मात्रा, इन्होंने मात्रा नहीं लगाई हुई यहाँ पर, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं रहीमन पानी राखिए, बड़ी ए का स्वर आता है ना यहाँ पे, स्वर कौन सा आ रहा है? दीर्घ स्वर आ रहा है। मैंने कहा था ना लिखते समय साथ में। हाँ जी पर यहाँ पे तो छोटा बेटा, इन्होंने, मैंने कहा ना उस समय के कवियों के हिसाब से जब हम लिखते जाते हैं इसको साथ साथ पढ़ना भी है आपने। राखिए दीर्घ स्वर आ रहा, राखिए लघु स्वर नहीं है। आया समझ में बात की नहीं? हम इसको पढ़कर भी साथ में देखेंगे। हाँ जी बोलो। 13 पूरी मात्राएं कैसे हो गई? ये ऊपर वाले में तो 8 आ रही है ना। कहाँ बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 कहाँ है बेटा?
मैम ये देखो ना, ये रहीमन से लेकर राखी तक आप बोल रहे हो ना? हाँ देखो, 1 2 3 रहीमन में 4 चार 5 मात्राएं हैं। पहले देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। रहीमन में चार मात्राएं हैं, लघु 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 लघु, चार हो गई ना ये। पानी में मैम, चार है, चार चार आठ। राखिए पानी में में 4। बेटा पानी, दोनों मैम, दीर्घ स्वर है ना, गुरु गुरु लगाना दोनों में। यस मैम। आ गया समझ में? हाँ जी, 4। हाँ अच्छा मैम। चार। फिर उसके बाद राखिए में 2 3 5 4 5, हो गई 13 मात्राएं। आया समझ में? यस मैम। हाँ, और किसी को कोई है कंफ्यूजन? भी छोटा ये होगा तो उसमें हमने लघु लेना है या किसमें बेटा? मैम जैसे यहाँ पे राखी है ना, हाँ हाँ, यहाँ पे हमने फिर इसको दीर्घ लिया। इसको हमने क्या लिया? फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। दिन? मैम नहीं, जैसे राखी में जैसे हमने छोटा ही लिया तो वहां पे आपने कहा कि लघु नहीं आएगा। हाँ देखो, हम जब बोलेंगे राखिए राखिए, दीर्घ स्वर है, स्वर मात्रा साथ में आ रही है, यद्यपि इन्होंने ऊपर नहीं लगाई, लेकिन ये बड़ी ए के रूप में लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, लिखते साथ में पढ़ते भी जाना है। और देखो, जो दोहे हैं वो कबीर दास के दोहे और रहीम दास के दोहे जो आपने पढ़े हुए हैं। तो अगर एक आध ऐसे आपको जहां कंफ्यूजन लगे तो उसमें इतना डरने की बात नहीं है। जो कबीर का है वो दोहा ही है। ठीक है, अब और कोई है जिसको कोई प्रॉब्लम है, प्लीज अभी बताओ, क्योंकि हम सामने तो बैठे नहीं है कि हम दोबारा आपको बताएंगे। सो प्लीज अभी आप कंफर्म कर सकते हो मुझसे, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अब इसको आप कैसे सीख सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, घर जाना क्लास के बाद अपनी ग्रामर बुक खोलना, कोई भी ग्रामर बुक खोलना। हाँ जी बोलो। मैम मेरे को आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैम अगर इसे ए इसमें छोटा है, ए लगा है तो बोलो हमने बड़ा डाला है। अगर सपोज जब हम बोल रहे हैं और उसकी आवाज ए आए ना कि आई, मतलब बड़ी आवाज आए, तो फिर हम 1 सिंगल डालेंगे। हाँ हाँ, तब हम लघु लगाएंगे वहां पर उसको। ठीक है, हमने स्वर निकाल के देख सकते हैं हम कि ये दीर्घ स्वर में के रूप में यूज हुआ है या लघु स्वर के रूप में हुआ है। ठीक है, अब समझ आ गई बात? मैम हाँ जी बोलो। सिर्फ एक जैसे हमारे पास लास्ट एक वर्ड है जिसके एंड में एक बड़ी ऊ की मात्रा लग रही है, लेकिन हम उसे प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो उस पे हम क्या लगाएंगे? कौन सा वर्ड है? आप मुझे बताओ ना, मैं समझी नहीं, आप पूछना क्या चाहते हो? फिर से बोलो एक बार। वर्ड है जो मैम चनु, चनु वर्ड है, लेकिन हम उसको चन प्रोनाउंस करेंगे, तो जो लास्ट की ऊ मात्रा होगी उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन वो लगी हुई है, तो मैम उस पे कौन सा स्वर लगाएंगे? बेटा जब लगी हुई है तुम उसको प्रोनाउंस क्यों नहीं करेंगे? देखो, जो मात्रा लगी है हमने उसको प्रोनाउंस करना है, उस हिसाब से मात्रा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, चन तो पंजाबी शब्द है ना, आप चन शब्द की बात कर रहे हैं ना। तो मैम ऐसे एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई अगर ठीक है, आप मेरी बात समझ गई, मैं आपकी बात। आप चन बोल रहे हो तो लिखोगे भी तो चन ही। हिंदी की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं इसको। अगर आपने चन लिखना है तो चन को चन ही लिखोगे, ऊ की मात्रा क्यों लगाओगे उसपे? अगर ऊ लगाओगे तो बोलोगे भी उसको उसी तरह से। ठीक है, और हाँ, जो मात्रा जहां लगी लिखी हुई है ऊ की मात्रा, वहां हमने अगर बड़ा ऊ लिखा हुआ है तो हमने दीर्घ मात्रा के रूप में लगाना है, और अगर छोटा ऊ लिखा है तो लघु के रूप में लगाना है। अब समझ में आया? और कोई कंफ्यूजन है किसी को? हेलो, हाँ जी, ओके। अब आपने क्या करना है, अपनी ग्रामर बुक खोलोगे घर जाकर के, उसमें जो जिन पर मात्राएं नहीं लगी होती हैं, आप उन एग्जाम्पलों को देखो, पेंसिल से उनकी मात्राएं लगाओ और उनको काउंट करो। अगर उसमें से कोई ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज नहीं, जब जाओ, जिस क्लास में जब मर्जी पूछना जाओ आप पूछ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब या मैं आपको कुछ भेज भी दूंगी, कुछ सारे दोहे
और अलंकार वगैरह का, ताकि आप घर में उसको कर सको प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में घूम फिर कर वही सारे दोहे और छंद आते रहते हैं जो आपकी ग्रामर बुक वगैरह में दिए होते हैं। या से एंड शॉर्ट आपने लिया होगा, सॉल्व और अनसॉल्व पेपर जो होता है, अनसॉल्व वाला लो और उसको उसमें सॉल्व करके देखो, ठीक है, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है ये समझना, बस 2-4 बातों को ध्यान में रखो तो आसानी से समझ में आ जाता है। और आधे अक्षर के लिए अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, जैसा उसका आगे वाला शब्द होता है वैसा ही उसको काउंट कर लिया जाता। तो ये तो हो गया हमारा दोहा। अब हम आगे चले, अब हम नेक्स्ट वाला शुरू करें। हेलो, यस ओके, मैम। ठीक है। अब हम करते हैं चौपाई। चौपाई में क्या होता है, देखो चौपाई ज्यादा किसने लिखी हुई है, तुलसीदास ने चौपाई लिखी हुई है ज्यादा। तुलसीदास की चौपाइयां हमने अक्सर पढ़ते हैं ना, आप लोगों के घरों में रामायण होती है, रामायण में चौपाई दी हुई होती है ना, तो वही चौपाइयां मैक्सिमम आती है तुलसीदास द्वारा लिखी गई होती है। चौपाई की विशेषता ये है, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, ये भी दोहे की तरह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। देखो मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि हर छंद की 4 चरण होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, चौपाई में क्या होता है, होते तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में सिर्फ 2 ही चरण दे दिए जाते हैं। तो जहां पर मात्रा लगाकर प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आ जाएं तो वो चौपाई होगी। चाहे वो 4 चरण वहां पर एग्जाम में दिए हों या 2 ही दिए हों, अगर उनमें 16-16 मात्राएं हैं तो वो चौपाई होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये इसका पहला चरण है। अब हमने यहाँ मात्राएं लगाई हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ज्ञान में आधा गया है, इसलिए गा की कोई मात्रा नहीं होगी, आगे या से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर 16 मात्राएं हैं। अगर पूरा ना दिया होता, खाली इतना दिया हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर, अगर यही 2 लाइनें दी होंगी, जब आप मात्रा लगाओगे पहली में 16 आ गई, दूसरी में भी 16 आ गई, और किसी में 16 मात्राएं नहीं होती है। इसलिए अगर नीचे वाले 2 ना भी दिए हो तो भी आप समझ लेना ये चौपाई ही है। जय कपास तिहुलोक उजागर, कपीस सॉरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दूसरे में भी 16 है। राम दूत अतुलित बलधामा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 है। उसके बाद है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इसमें भी 16 है। तो सब में 16, जहां 16-16 मात्राएं होती हैं वहां पर चौपाई होती है। आगे समझ में चौपाई का? यहाँ पे हेलो, हाँ अंजलि पुत्र, हाँ देखो सही, वेरी गुड। यहाँ पर क्या मैंने कहा था ना, आधे अक्षर का कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन जो ना होता है ये अंजलि, ना जो है ये शब्द है, बिंदु जो है वो अनुनासिक शब्द है ये ना, इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगी है, यानी आ के साथ ना शब्द भी है, इसलिए ये दीर्घ में लगा है। जहां पर ना बिंदु के रूप में ऊपर आता है वहां पर दीर्घ का स्वर माना जाता है। आई समझ में बात? यस मैम। हाँ, और किसी को कोई कंफ्यूजन है? आज आप घर जा, हाँ जी बोलो 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 हाँ, बोलो बेटा। पुत्र में दीर्घ स्वर, 1 मिनट, अंजलि पुत्र का जो ऊ है वो तो छोटा है ना, तो फिर यहाँ तो दूसरा वाला लगना चाहिए था। इन्होंने ये, सॉरी यहाँ पर ना तो मिस्टेक हुई है, ये पा पे छोटा ही लगेगा,
ता के ऊपर जो पुत्र है ना, ये ता और रा मिलाकर लिखे हुए दो शब्द है, यहाँ पर गुरु लगेगा। ये उल्टा हो गया थोड़ा, समझ में आई बात? मैं फिर वहां से पे आप ठीक कह रहे हो, वो लघु ही लगेगा, वो बाय मिस्टेक यहाँ लग गया। ता और रा ये दो शब्द मिले हुए लिखे हैं, यहाँ पर गुरु लगेगा। आ गया समझ में? हेलो, हेलो, यस यस अब ठीक हुआ? वॉइस इको हो रही थी। हाँ, अब समझ में आया? हेलो, यस मैम। हाँ, तो बेटा आज आप जी, एक बार आपके पुत्र वाला बता दोगे? हाँ जी, फिर से बोलो, आपको मुझे आवाज साफ नहीं आई। रिपीट द लास्ट वन। मैम ये जो लास्ट पुत्र वन वाला था, चौपाई, मैं हाँ मंजिल बोला। जी जी जी, पुत्र बोला ना मैंने, वहां पर मात्रा लगाने में उल्टा हो गया। पाप है, लघु की ही मात्रा, सॉरी गुरु, हाँ ठीक, लघु की ही मात्रा आएगी। त्रा में है ना, क्योंकि त और रा मिलकर त्रा शब्द बनता है, वहां पर गुरु आएगा। ठीक है, आप समझ में आया? सारे संयुक्त शब्द में हम वो गुरु लगाएंगे। हाँ, गुरु लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। मैंने आपसे कहा ना, देखो लिखने में परिवर्तन हुआ है, जैसे आज मानक हिंदी चेंज हुई है ना, ऐसे हो सकता उस समय का कुछ फर्क हो, लेकिन आप ये बात याद रखना कि तुलसीदास ने जो लिखी हुई है ना, एक आध शब्द का अगर प्रॉब्लम आ जाए, घबराना नहीं। अगर पहले या दूसरे में कंटिन्यूटी में 16-16 आ रही है, तो वो चौपाई ही होगी, और इसके अलावा और कोई छंद नहीं हो सकता, और किसी में भी 16 मात्राएं नहीं होती है। तो जहां पहले और दूसरे में 16 आ गई, तो आप उसको चौपाई लिख देना। ठीक है, आगे समझ में बात? यस मैम। लिसन बेटा, अब आप पता क्या करना, इनको घर पे प्रैक्टिस जरूर करना, फिर नेक्स्ट क्लास में एक दो और उदाहरण दूंगी आपको, तो फिर हम देख लेंगे आपको, फिर आगे हम चलेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू मैम। एंजॉय योर संडे। ओके बच्चे, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। बच्चों वही नहीं छोड़ते, इसका तो सिमरनजीत से नालायक करती है। कटरीना अनिल बस जल्दी से जल्दी आज को ले जा रहा है। प्लीज लीव द क्लास ऑल ऑफ यू। सिमरनजीत, सिमरजीत, लीव द क्लास। मुझे लग रहा है सान्या सलातिया, लीव द क्लास। ये सब इसमें आता होगा। जसकीरत, लीव द क्लास। कटरीना, लीव द क्लास। ये भी ड्यूटी करोगी मुझको रहने दो।